हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और मेरे चैनल पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा, जो कांग्रेस का अमेरिकी व्यवस्थापिका है, उसका ये निम्न सदन है। उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और इसके पहले हमने व्यवस्थापिका एज अ होल पढ़ा था, जिसमें यानी कि व्यवस्थापिका को समग्र रूप से हमने समझा था, जिसमें कि दोनों सदन आते हैं, उच्च सदन जो सीनेट है और निम्न सदन जो कि प्रतिनिधि सभा है। उसको हमने समग्र रूप से पढ़ा था कि उनको एक साथ क्या उनकी शक्तियां हैं, एक साथ कैसे उनकी संगठन और रचना शक्तियां, इन सब के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने सीनेट भी देख लिया, यानी कि जो उच्च सदन है उसको हम सेपरेटली देख चुके हैं, यानी कि स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे निम्न सदन। तो यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके जो है लिंक उनकी प्लेलिस्ट में हमने कोर्स वीडियो करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट भी की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर पड़ी हुई है। आप वहाँ से भी जो है प्रैक्टिस वीडियोस और कोर्स के वीडियोस दोनों अवेल कर सकते हैं। और अमेरिकी कांग्रेस के बारे में जो भी वीडियोस आपको देखने हैं, अमेरिकी संविधान, ये सारे वीडियोस भी वहाँ आपको कोर्स वीडियोस में मिल जाएंगे। प्लस हमने टेलीग्राम लिंक भी वहाँ पे डाल रखा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखते हैं, आज हम प्रतिनिधि सभा के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम देखते हैं कैसे इसकी संरचना है और क्या जो है इसके कार्य और शक्तियाँ हैं। देखते हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का गठन, रचना या संगठन, शक्तियाँ व कार्य, इन सभी के बारे में हम आज देखेंगे। तो अगर हम अमेरिकी व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, वैसे वहाँ उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और इसके दो सदन हैं। कौन कौन से हैं? इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट क्या है? उच्च सदन होता है। सीनेट जो है उच्च सदन होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा क्या होती है? ये निम्न सदन होता है। और ये प्रथम सदन भी इसको बोलते हैं। जो प्रतिनिधि सभा है ये क्या है? प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। और ये द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है। इसको कभी कभी अद्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये द्वितीय सदन है, ये दुनिया का मतलब सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो इसे अद्वितीय, यानी कि जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय भी कह दिया जाता है, लेकिन बेसिकली इसको द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम सदन क्या हो गया? ये हो गया, ये द्वितीय सदन हो गया। उच्च सदन क्या है? उच्च सदन है सीनेट, जबकि निम्न सदन क्या है? निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा। तो ये जो हमने अपने पहले वीडियोज़ में इनको विस्तार से हमने बता रखा है, इनकी संरचना के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में। बस ये इतनी बेसिक जानकारी है, तो ये आप देख लें। फिर देखते हैं हम व्यवस्थापिका को ही आज, यानी कि प्रतिनिधि सभा को ही देखेंगे। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति जो है उसी में होती है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखते हैं अब हम, जो अमेरिकी कांग्रेस के प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, हमने बता दिया है आपको। सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है अथवा द्वितीय सदन है। और प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है। कांग्रेस का जो है लोकप्रिय सदन कौन है? प्रतिनिधि सभा है। और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन वहाँ पर दोनों सदनों का प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, चाहे वो सीनेट हो उच्च सदन या प्रतिनिधि सभा हो निम्न सदन। दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ही जनता द्वारा किया जाता है। वयस्क मताधिकार, इनका जो है निर्वाचन की एज और ये सब ये जनसंख्या वगैरह ये सब अलग अलग राज्यों के अपना अपना नियमों के अकॉर्डिंग तय किया गया है, लेकिन ये है कि इनका जनता द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है। अब आगे है कि प्रतिनिधि सदन की स्थिति दयनीय हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि जितना दुनिया के जो अन्य ये क्या बोलते हैं निम्न सदन है, यानी कि ये जो द्वितीय सदन है, तो उनको क्या है कि प्रथम सदन से कम महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जो है, जो ये उच्च सदन है, यानी कि जो सीनेट है, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और प्रतिनिधि सभा है जो
इसे कम महत्व दिया गया है। तो इसलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थिति जो है दयनीय है, क्योंकि जो दुनिया में हो रहा उससे अपोजिट यहाँ पर अमेरिका में हो रहा है। और ये आगे लिखा भी है कि किसी भी प्रथम सदन की तुलना में इसकी शक्तियाँ व प्रभाव बहुत कम है। वैसे तो बहुत इसकी शक्तियाँ काफ़ी सारी इसको दी गई हैं, इसका प्रभाव भी बहुत है, लेकिन किसी भी प्रथम सदन की तुलना में, जो दुनिया में और प्रथम सदन हैं उनकी तुलना में इसकी शक्तियाँ एवं प्रभाव जो है काफ़ी कम है। अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो कम है, अदरवाइज ऐसा कुछ इसकी गिरी हालत नहीं है। बट अगर हम तुलना करते हैं, क्या होता है, महत्व और इम्पोर्टेंस, वैल्यू कैसे समझ में आती, तुलनात्मक रूप में समझ में आती है। तो तुलना करने पर देखते हैं कि इसकी स्थिति दयनीय है। इसको हम समझेंगे आगे कि क्यों दयनीय है, वो हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसके जो मेन चीज़ें हैं। इसकी जो है संख्या कितनी होती है, 435 होती है। इतने सदस्य जो है निश्चित कर दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य इसमें और होते हैं जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। ये 6 सदस्य और होते हैं, बट काउंटिंग अगर देखें तो ये 435 जो है इनकी संख्या जो है निश्चित कर दी गई, और इन्हीं की काउंटिंग की जाती है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, और कितने वर्ष, 2 वर्ष के लिए ये निर्वाचित किए जाते हैं। जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें क्या था कि 30,000 मतदाताओं में के लिए एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था थी। रेशियो क्या था, 30,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि बनना था। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण 1963 में क्या कर दिया गया, 1 लाख, यहाँ पर 1 होना चाहिए, मैं कर देती हूँ 1, यहाँ पर 1,45,000 जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किया गया है। तो ये कैसे, कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है चुनकर आएगा, आज के जब ये 1963 के अकॉर्डिंग 1 लाख, सॉरी यहाँ पर 1 लाख नहीं होगा, ये कहीं और से का कुछ याद में आ गया, बल्कि यहाँ होगा 4 लाख, 4 लाख और 45,000 यहाँ कर देते हैं इसको, स्पेशली क्योंकि ये काउंटिंग है तो ये थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। 4,45,000 इतने पर जो है एक प्रतिनिधि चुनने का जो है प्रावधान किया गया है। 4,45,000 में 4,45,000 इतना है जो आज का है। पहले क्या था, 30,000 पर था। देखते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में, देख लेते हैं। 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि 25 वर्ष की आयु से कम ना हो। और यही जो सीनेट की बात हम करें तो वहाँ पर 30 वर्ष हो जाती है, 30 वर्ष से आयु से कम ना हो। और प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए उसे अमेरिकी का जन्मजात नागरिक होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि वो जन्म से अमेरिका का नागरिक नहीं है तब भी काम चलेगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि वो कम से कम 7 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो। तो कम से कम जो अभी जो रिसेंटली 7 वर्ष तक जो अमेरिका का नागरिक रहा हो, यानी कि नागरिकता उसको अमेरिका की ले ली हो और 7 वर्ष से वो अमेरिका का नागरिक हो, तो ये ज़रूरी है। जन्मजात नागरिकता ज़रूरी नहीं है। अगला क्या है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी ना हो, यानी कि डिफेंस उसमें और या डिफेंस से बाहर सिविल किसी पोस्ट पर कोई पद पर वो नियुक्त ना हो। चौथा क्या है कि वह राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, मतलब जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है तो उस राज्य का निवासी होना चाहिए। और पहले ऐसा था कि निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जो है होना चाहिए था, लेकिन आजकल जो है ये व्यवस्था हटा दी गई है। तो पहले ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था कि जिस क्षेत्र का निवासी है, मतलब जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वहीं से जो है वो उसी क्षेत्र का निवासी भी हो। बस ये शर्त होती थी कि उस राज्य का जो है निवासी होना चाहिए। लेकिन आजकल लगभग ये एक ट्रेंड सा बन गया, या व्यवस्था एक प्रकार से स्थापित हो गई। कहते नहीं, जो बहुत चीज़ें बहुत दिनों से होती रहती हैं, तो एक वहाँ सा कुछ अपने आप में कुछ एक सिस्टम सा बन जाता है। तो आजकल ये सिस्टम बन गया है वहाँ पर कि जो निर्वाचन लड़ेगा वो जिस क्षेत्र से लड़ेगा उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो वर्तमान में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जहाँ से वह निर्वाचन लड़ रहा है। तो ये भी हो गया है कि उस क्षेत्र का निवासी हो वो।
ठीक है, अब यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया कि जो है वो किसी पद पर ना हो, और क्या है कि कम से कम 7 वर्ष से वो अमेरिका का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और चौथा क्या है कि वो उस राज्य का निवासी होने के साथ साथ क्या हो, उस क्षेत्र का भी निवासी हो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है। 4 मेन जो है योग्यताएं होती हैं इनकी। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो सदस्यों का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। और कैसे होता है कि एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति द्वारा होता है। ये क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और उनको डिवाइड करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही जो है व्यक्ति निर्वाचित होगा। खड़े होने वो कितने भी खड़े हो लें, लेकिन एक जो है निर्वाचित होकर के निकलेगा, यानी कि एक ही जीतेगा। तो एकल सदस्यीय, ये देखिए सदस्यीय का मतलब एक सदस्य वाली, तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के द्वारा किया जाता है। और अमेरिका में इस तरह के निर्वाचन क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 1942 का जो ये सीटों का पुनर्वितरण का कानून जो यहाँ पर बना था अमेरिका में, तो इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि जो राज्य की चाहे कितनी भी अधिक इतनी अधिक अगर जनसंख्या है कि वहाँ से एक मेंबर यानी कि एक प्रतिनिधि से ज़्यादा चुने जाने हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता था, और इस डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। और हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, लोकसभा चुनाव में डिवाइड की जाती हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है कि एक प्रतिनिधि चुन करके निकलता है। तो ऐसे उनके यहाँ भी जो क्षेत्र होते हैं तो उनको क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। यानी कि अगर वो सीमांकन बोलते हैं ना, परिसीमन बोलते हैं, तो उसको परिसीमन करते वक्त उनको डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे कह रहा है 1942 के जो सीटों का पुनर्वितरण के द्वारा अगर जनसंख्या अधिक है, एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुनने की जो रेशियो है उससे जनसंख्या अधिक है, तो क्या होगा कि उनको डिस्ट्रिक्ट जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। ये 1942 में ये जो है किया गया था प्रावधान। और ये निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि निर्वाचन क्षेत्र को, जो अमेरिका के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आप जो है ये देखिए डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए होते हैं थ्योरी में से ही। और जैसे कि वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, और क्या यहाँ निकालने लायक है, जैसे कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति द्वारा किया जाता है, यानी कि एक क्षेत्र से एक ही विजेता निकलेगा। ये सब चीज़ें, और डिस्ट्रिक्ट के जो परिसीमन होता है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। ये सारी भी चीज़ें थ्योरी में से ऐसे ही निकाल लेनी चाहिए, जो कि आपके नोट्स में होने चाहिए। अगला देखते हैं प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, बहुत ही शॉर्ट जो है इनकी अवधि होती है, और इस कार्य को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इस कार्यकाल को विघटित भी नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ जो ये लोकसभा विघटित हो जाती है, तो ऐसे यहाँ पर विघटन भी नहीं होता है, इनको भंग नहीं किया जा सकता है बीच में। तो मतलब ये 2 वर्ष के लिए आते हैं, तो 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके ही हटेंगे यहाँ से। बैठकें देखें तो जो प्रतिनिधि सभा की बैठकें होती हैं, ये प्रतिवर्ष 3 जनवरी से प्रारंभ होती हैं। 3 जनवरी से प्रारंभ हो जाती हैं, और दोनों सदनों यानी कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इनकी कार्यवाही साथ साथ चलती रहती है। और दोनों सदनों का सत्रावसान यानी कि जो स्थगन होता है, सत्रावसान होता है, सत्र का जो समापन होता है, ये भी जो है एक साथ ही होता है। और अगर समापन जो सत्रावसान में दोनों सदनों के बीच में कभी कभी क्या मतभेद हो जाता है कि नहीं, अगर कुछ किसी जो है सदन का कुछ पेंडिंग है, या यूं ही अपनी आपसी मतभेद में अगर डिफरेंसेस है वहाँ पर कि नहीं इस डेट में सत्रावसान होना चाहिए कि नहीं इस डेट में सत्रावसान होना चाहिए, तो फिर वहाँ पर आता है रोल राष्ट्रपति का। ये एक पॉइंट है, ध्यान में रख लें आप। राष्ट्रपति का रोल आता है, वो एक डेट जो है निश्चित कर देता है।
वो एक डेट निश्चित कर देता है कि ठीक है भाई लड़ो मत, इस डेट में दोनों सदनों का सत्रावसान हो जाएगा। गढ़पूर्ति की बात आती है तो गढ़पूर्ति क्या, जैसा सीनेट में है वैसा ही प्रतिनिधि सभा में होता है। ये बैठकें तभी जो है वैध समझी जाएंगी जब तक कि वहाँ बहुमत ना हो, यानी कि कुल संख्या है, जो कुल संख्या है यानी कि वहाँ की 100 है और यहाँ की इसकी ज़्यादा है, प्रतिनिधि सभा की ज़्यादा है, और तो बहुमत है। तो बहुमत अगर हो गया तभी जो है बैठकें वैध मानी जाएंगी। यानी कि 100 है, अगर उसकी सीनेट की 100 है तो कितनी, कम से कम जो है 51 ये बहुमत में आ गया, तो कम से कम 51 जो है होनी चाहिए। इसी तरह उसकी प्रतिनिधि सभा की भी बहुमत में होना चाहिए। पदाधिकारी देखते हैं। अगर हम पदाधिकारी की बात करें तो चलो पहले इसी को देख लेते हैं। इसका 51 जैसे हुआ है तो इसका कितना है, 435 है। इसका बहुमत में अगर हम लेने जाएंगे तो 200 और 218, इसका 218 इतने ही तो आएगा ना बहुमत में, यानी कि एक ज़्यादा हो गया तो बहुमत में हो जाएगा। तो 218 जो है गढ़पूर्ति के लिए मिनिमम इतने सदस्य होंगे प्रतिनिधि सभा के, तो ही जो है ये माना जाएगा कि वैध है, जो बैठक है वो वैध है, वैधानिक उसको अप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो 218, बाकी आप लोग भी देख सकते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है, बस आधे से थोड़ा सा मतलब ऊपर गया तो बहुमत में आ जाता है, साधारण बहुमत में आ जाता है। तो 218 आई थिंक इसका होना चाहिए, यही होगा, 435 का 218 हो जाएगा। और देखते हैं पदाधिकारी के बारे में क्या बोल रहा है ये। प्रतिनिधि सभा के कार्य के संचालन के लिए क्या होता है कि एक अध्यक्ष तो होता ही है, तो अध्यक्ष या जिसको स्पीकर बोलते हैं, ये जो है प्रतिनिधि सभा चुनाव करती है इसका, और जिसे दलीय आधार पर चुना जाता है, और दलों के नेता तथा सचेतकों को भी चुना जाता है ताकि जो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे। तो जो है प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा के लिए क्या है, एक अध्यक्ष स्पीकर जिसे बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा उसका चुनाव करती है। अभी जो रिसेंट के हैं ये जो अमेरिका के नए स्पीकर हैं, कौन है, केविन मैकार्थी, ये जो है नए स्पीकर हैं। अभी इनका चुनाव जो है जल्दी ही इनका चुनाव हुआ है, स्पीकर पद के लिए चुने गए हैं। और ये 15 बार चुनाव हुए हैं, मतलब लगभग 63 साल के इतिहासों में ऐसा हुआ है कि इतनी बार जो है एक स्पीकर के लिए चुनाव हुआ है। 15 बार लगभग इनका चुनाव हुआ, कई बार चुनाव के बाद जो है इनको चुना गया है। और ये क्या है, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये। तो कौन है अमेरिका के नए स्पीकर, केविन मैकार्थी, ये हैं। चलिए देखते हैं आगे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ व कार्य। अगर हम शक्तियाँ और कार्य की बात करें तो जो है प्रतिनिधि सभा अमेरिकी संघ का लोकप्रिय या निचला सदन आप इसको मान सकते हैं। और जो होता क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि दुनिया के जो है जितने भी निचले सदन हैं ये सभी शक्ति संपन्न हैं, पर उन सभी विषयों में जो अन्य देशों के सदन एकाधिकार रखते हैं, जैसे कि वित्त विधेयक हुआ है, तो इस पर क्या है कि निचले सदन का एकाधिकार होता है। लगभग दुनिया के जितने भी जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसमें निम्न सदन का एकाधिकार होता है, लेकिन अमेरिका में उच्च सदन का भी बराबर हिस्सा है। ये भी एक कारण है कि प्रतिनिधि सभा जो है कि स्थिति दयनीय है या कमज़ोर है। ये भी एक कारण है क्योंकि जो क्षेत्राधिकार पर जिन मामलों पर एकाधिकार होना चाहिए प्रतिनिधि सभा का, उस पर क्या है, अमेरिका में सीनेट को ही, यानी कि जो उच्च सदन है उसको भी बराबर का अधिकार दे दिया है। तो ये भी एक कारण है प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में कमी का। और क्या है कि जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को वैसे तो काफ़ी सारी इनको शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इसका मेन एक ये बोल सकते हैं आपकी इसकी शक्तियाँ कम करने का एक ये है कि जो
जिन क्षेत्रों में इसका एकाधिकार होना चाहिए वो अमेरिका में इसे मिला नहीं है। बाकी इनकी शक्तियाँ हम देख लें कौन कौन सी हैं। तो प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ व कार्य जैसे कौन कौन से हैं, काफ़ी सारे हैं, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। धन विधेयकों के संबंधी अधिकार, तो इंग्लैंड की कॉमन सभा की तरह यहाँ भी धन विधेयक क्या होता, पहले प्रतिनिधि सभा में पेश हो सकते हैं। यहाँ पर पहले कहाँ पर, प्रतिनिधि सभा में पेश हो सकते हैं। प्रतिनिधि सभा में पेश हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रतिनिधि सदन को इन विधेयकों के संबंध में पूर्ण तथा अंतिम अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे कि और जो निचले सदन हैं दुनिया के, उन सभी को पूर्ण एवं अंतिम अधिकार निचले सदन को ही होता है। और इसमें क्या होता है, सीनेट उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकती है, सिर्फ उसका शीर्षक जो होता है उसे नहीं, उसको मतलब उसे नहीं छेड़ सकती है, उसको छोड़ करके वो सब कुछ बदल देती है। और मतभेद होने पर क्या होता है कि बिना सीनेट की सहमति के वे विधेयक पास भी नहीं हो सकते, जैसे कि और निचले सदन में ऐसा होता है कि मतभेद चाहे उच्च सदन कितना भी रखे, निम्न सदन उसको अपना पास कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मतभेद हो गया है तो वो विधेयक पास नहीं होगा, यानी कि इक्वल इम्पोर्टेंस दोनों सदनों को दी गई है, यानी कि उच्च सदन को भी, निचले का तो ये एकाधिकार है ही अकॉर्डिंग टू होल वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर उच्च सदन को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं। तो पेश कर देगी, इसमें 2-3 पॉइंट हैं सर, सिर्फ पहले प्रतिनिधि सभा में पेश हो सकता है, लेकिन क्या है कि जो ये हमारी सीनेट है, सीनेट इसमें सिर्फ सीनेट क्या करेगी, सीनेट जो है सिर्फ इसके जो शीर्षक है, शीर्षक को छोड़ करके बाकी पूरा मतलब विधेयक ही चेंज कर सकते हैं, इतनी इसके पास पावर है। दूसरा, शीर्षक को छोड़कर पूरे विधेयक में चेंजेस कर सकती है। और दूसरा, अगर मतभेद हो गया, मतभेद होने पर विधेयक पास नहीं होगा। तो मतलब काफ़ी जो है सीनेट को यहाँ पर शक्तियाँ दे दी गई हैं वित्त विधेयक के मामले में। अगला क्या है, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। जैसा कि हमने अपने और भी वीडियोज़ में बता रखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, लेकिन यदि किसी भी प्रत्याशी को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों का चुनाव करती है। और क्या होता है कि जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, ऐसे 3 प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को वो चुनती है। तो और उनमें से फिर किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लेती है। यानी कि जब जो स्पष्ट अगर बहुमत नहीं मिला तो 3 जो प्रथम होते हैं, प्रथम का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाए, जो 3 फर्स्ट होते हैं उम्मीदवार, उनको उठाती है, मतलब उनकी लिस्ट निकालती है और फिर जो है उन्हीं में से एक को राष्ट्रपति चुन देती है। कौन चुनती है? प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुना जाता है। जबकि यही अधिकार उपराष्ट्रपति के मामले में सीनेट को भी प्राप्त है कि अगर स्पष्ट जो है वहाँ पर बहुमत नहीं है तो सीनेट क्या करती, उपराष्ट्रपति को प्रथम 2 उम्मीदवार में से, है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम 2 उम्मीदवार में से वो एक उपराष्ट्रपति को चुन लेती है। तो ये इनकी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हो गई। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, जो प्रतिनिधि सभा को मामला राष्ट्रपति के मामले में अधिकार प्राप्त है, जबकि सीनेट को है उपराष्ट्रपति के मामले में। ध्यान रखने वाली बात यह है। महाभियोग की कार्यवाही, महाभियोग की कार्यवाही में क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीश और भी उच्च अधिकारी जो होते हैं, इनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही शुरू की जाती है। यानी कि ये शुरुआत कहाँ होगी? प्रतिनिधि सभा में ही शुरुआत होगी, शुरुआत यहीं पर होगी। किसके प्रति? महाभियोग। महाभियोग कौन कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीश और अन्य अधिकारी, उच्च अधिकारी की बात हो रही है, इनके प्रति महाभियोग यहाँ जो है प्रतिनिधि सभा में ही शुरुआत होता है। और इसका जो है अंतिम निर्णय जो है सीनेट करती है, क्योंकि सीनेट इनकी में सुनवाई होती है। और जिस समय सीनेट में महाभियोग की सुनवाई हो रही होती है तो वहाँ पर न्यायाधीश अध्यक्षता करता है उस समय।
उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता है, उस समय न्यायाधीश अध्यक्षता कर रहा होता है। तो क्योंकि ये एक न्यायिक हैसियत से, न्यायालय की हैसियत से सीनेट वहाँ पर कार्य कर रही होती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो प्रतिनिधि सभा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। उसे यह शक्ति सीनेट के समान ही प्राप्त है, यानी कि संविधान के संशोधन में जो बातें हैं तो यहाँ दोनों बराबर हैं, जो दोनों सदन हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। आगे है क्या, युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा क्या है कि सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सभा क्या करती है, जो राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि करती है। तो जो राष्ट्रपति क्या है, युद्ध की घोषणा करता है, तो इसकी पुष्टि करने में दोनों सदन का अहम रोल है। तो कौन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, ये दोनों मिलकर के उनकी घोषणा की पुष्टि करती हैं। तो यहाँ पर इसको जो है सीनेट के बराबर यहाँ पर भी इसको जो है अधिकार प्राप्त है। तीसरा क्या है, पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति। अगली शक्ति इनकी क्या है, पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति, यानी कि प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियाँ भी ये रखती है। कांग्रेस क्या करती है कि जो है अनेक प्रशासनिक जो निकाय होते हैं इनका गठन करती है और उन्हें आर्थिक अनुदान भी देती है, और क्या करती है कि इनके जो कार्यों का पर्यवेक्षण करती रहती है, इनके कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो उनका पर्यवेक्षण भी करती रहती है। ये प्रतिनिधि सभा के द्वारा ये किया जाता है। और अन्वेषण संबंधी शक्ति, तो जैसे सीनेट अन्वेषण करती है, यानी कि अन्वेषण का मतलब यहाँ जांच से निकल रहा है, जो जांच पड़ताल होती है, भ्रष्टाचार का खुलासा, कोई चीज़ प्रकाश में लाना, ये सब चीज़ें अन्वेषण में आती हैं। तो सीनेट की तरह प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण अथवा प्रशासकीय जांच की जो कार्य होते हैं ये भी करती है, प्रतिनिधि सभा भी करती है और सीनेट भी करती है। लेकिन सीनेट की तुलना में उसका यह अधिकार महत्वहीन है, यानी कि कर सकती है पर बहुत ज़्यादा इसके जांच को महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व जो है सीनेट के जो जांच होते हैं, अन्वेषण होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये इनकी 7 प्रकार की जो है शक्तियाँ हो गई। कौन कौन सी हो गई, ये धन विधेयक संबंधी शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, महाभियोग की कार्यवाही, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, और युद्ध की घोषणा, पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति और अन्वेषण संबंधी शक्ति। तो यहाँ पर हमने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपको नया लग रहा हो तो वो आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके नोट्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। तो इनकी दुर्बलता के कारण क्या है, जो अमेरिकी सभा की दुर्बलता के कारण देखें कि यहाँ पर क्या है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है यहाँ पर अमेरिका में, और इसलिए अमेरिका में कार्यपालिका गठन व्यवस्थापिका से नहीं किया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। इसके विपरीत संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका संसद के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण न होने के कारण प्रतिनिधि सभा उस दृष्टि से शक्तिशाली नहीं है जिस प्रकार से प्रथम सदन संसदीय व्यवस्था वाले देशों में होता है। तो इसकी जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की वजह से इसकी यहाँ पर इसकी शक्ति में कमी आती है, यानी कि ये इसकी दुर्बलता है कि यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होने के वजह से क्या होता है कि इसकी शक्तियों में कमी आती है। किसकी शक्तियों में, प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में कमी आती है, क्योंकि हम यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण देख रहे हैं। तो पहला हो गया अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ये एक कारण है इसका। दूसरा क्या है, सीनेट को अधिक महत्व। तो दूसरे में सीनेट को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो अमेरिका में क्या है, तो सीनेट को अधिक जो है अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति की परामर्शदाता है, और क्या हो ये परामर्श समिति के रूप में कार्य करती है राष्ट्रपति की, और उसे संधियों की पुष्टिकरण एवं उच्च नियुक्तियों तथा विभागीय जांच के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि अगर कोई जो है संधि कर लिया राष्ट्रपति ने या नियुक्तियां करनी है, तो बिना सीनेट की पुष्टिकरण के ये जो है वैध नहीं मानी जाएंगी। तो ये एक काफ़ी
बड़ा अधिकार है जो कि सीनेट को प्राप्त है। तो सीनेट को जब अधिक महत्व दे दिया गया है तो प्रतिनिधि सभा की जो है अपने आप वैल्यू कम हो जाएगी। भाई जब दो लोग हैं वहाँ पर और एक को अधिक महत्व दे दिया गया है तो दूसरा कितना भी महत्वपूर्ण है लेकिन अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू दैट पर्सन दूसरा पर्सन क्या हो जाएगा, वो कम वैल्यूएबल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ सीनेट और प्रतिनिधि सभा के साथ भी हो रही है। प्रतिनिधि सभा ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सीनेट को देखते हुए उसकी शक्तियाँ जो हैं कम हैं, ये यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। तो तीसरा क्या है, कार्यकाल का कम होना। अब प्रतिनिधि सभा के जो कार्यकाल है ये सिर्फ 2 वर्ष है, जो कि हमने पहले पढ़ भी लिया है, और इसे ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। और इतनी जो अल्पावधि में, इतनी कम जो है अवधि में कौन से महत्वपूर्ण कार्य करेगा। 2 वर्ष में कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य तो कर ही नहीं सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा और अगर ईयर्स होते तो ये भी एक उनकी जो है वैल्यू को घटाता है। 2 वर्ष में ये क्या ही कर लेंगे। तो अब तीसरा क्या है, समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्था। तो अमेरिका में क्या है कि 2 सदन है और दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि जो दुनिया के अन्य देश हैं तो उसमें ज़्यादातर जो उच्च सदन है ये अप्रत्यक्ष, जैसे अपने यहाँ पर ही देख लो, इसमें भारत में राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन है, लेकिन कैसे इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ऐसे जो है और भी है, उच्च सदन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन अमेरिका में दोनों सदनों का ही निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जनता के द्वारा सीधा निर्वाचन होता है। और अमेरिका में दोनों सदनों की सहमति से ही विधेयक पारित किए जाते हैं। वित्त विधेयक के लिए भी दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं। तो और जबकि जो अन्य देश हैं इनमें निम्न सदन अधिक अधिकार प्राप्त सदन होता है। जो निम्न सदन होता है ये जनता से डायरेक्टली जो है निर्वाचित होता है और उसको अधिकार भी अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ समान है, लगभग दोनों जो हैं ये प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान है, बल्कि सीनेट थोड़ा सा ऊपर ही है। अगला देखते हैं कि बड़ा आकार। इसका जो है बड़ा आकार भी एक इसकी दुर्बलता है। प्रतिनिधि सभा का बड़ा आकार भी उसे दुर्बल बनाता है। क्यों बनाता है कि उसमें 435 मेंबर्स होते हैं, जबकि सीनेट में मात्र 100 मेंबर्स होते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण ये किसी भी विषय पर क्या करते हैं कि गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श कर पाना इनके लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है। और इसलिए क्या होता है कि सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव एवं शान की बात समझी जाती है, क्योंकि वहाँ पर 100 सदस्य होते हैं और वो आराम से जो है डिस्कशन करके, गंभीर से गंभीर मुद्दों पे डिस्कशन करके और जो है वहाँ पर अपनी सहमति कर सकते हैं, सहमति को बना सकते हैं। गंभीर डिस्कशन हो सकते हैं, ज़्यादा देर तक डिस्कशन हो सकते हैं। अधिक जब कम मेंबर हैं तो सबको बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, बल्कि ज़्यादा देर तक अपनी बात रख सकते हैं। ये सारी बातें हैं सीनेट के मामले में जो फ़ायदेमंद है, और इसके मामले में जो कि थोड़ा सा इनको डिक्रीज करती हैं। अगला है सम्मान का अभाव। अगला क्या है कि सम्मान का अभाव, ये भी देख लेते हैं। तो सम्मान का अभाव में क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को अधिक सम्माननीय नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बिलों को अधिक समय तक रोके रखने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो बिल होते हैं उनको वो अधिक देर तक रोक नहीं सकती है। और अगला ये छठा जो है ये भी देख लेते हैं। सदस्य अधिक योग्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो ज़्यादा योग्य होते हैं, और क्योंकि वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव होता है। और मतलब कि कुल मिलाकर के उनका महत्व ज़्यादा होता है, और वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए क्योंकि अपनी योग्यता के आधार पर, भाई पूरे राज्य से सिर्फ 2 मेंबर अगर चुन करके आ रहे हैं तो सोचो उस राज्य में उनकी क्या हैसियत होगी, कितनी उनकी फेम होगी, तब लोग उनको जा कर के चुन करके भेज रहे हैं। तो वो मतलब उनको राजनीति के क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी स्किल्ड होते हैं और बहुत अनुभवी लोग होते हैं जो कि सीनेट में पहुंचते हैं।
तो अपने आप क्या हो जाता है कि सदस्य उस सीनेट के सदस्य अधिक योग्य हो जाते हैं, जबकि ये जो सदस्य होते हैं ये इतने योग्य नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू सीनेट के सदस्य के, अगर हम उनसे तुलना करें तो ये भी एक इनकी कमी हो जाती है। क्योंकि योग्यता तो तभी दिखती है कि जब आपसे कोई और ज़्यादा योग्य है, तो आपकी योग्यता अपने आप कम हो जाएगी, बिना कुछ किए ही कम हो जाएगी। तो योग्यता हमेशा कंपेयर करके होती है। तो आज ये था जो हमने प्रतिनिधि सभा के बारे में जाना, और प्रतिनिधि सभा का अपना एक अलग महत्व है और उसकी अपनी अलग शक्तियाँ हैं, क्षेत्राधिकार हैं। हम सीनेट से कंपेयर कर रहे हैं या दुनिया के अन्य जो है प्रथम सदन से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीनेट का कोई महत्व ही नहीं है या सीनेट बहुत ही मतलब निचले दर्जे का है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अपना एक अलग महत्व है, इसके अपना अलग क्षेत्राधिकार है और इसकी अपनी शक्तियाँ हैं जिनको ये पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है इसका रिवीजन करें, इसके नोट्स बनाएं, अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि रेगुलरिटी ही जो है आपको सफलता दिलाएगी। आप गैप कर के पढ़ेंगे तो सफलता आपका उतना सिक्योर नहीं है, उतना सर्टेन नहीं होगी। यदि आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम चाहे कितना भी दूर हो, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यही एक जो है सक्सेस का राज है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत ही एक, आप इसको शॉर्टकट कह लें या फिर जो भी कह लें, ये की है सक्सेस की। तो यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।